नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ कंपनीज के शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है। अगर वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका टारगेट मिल सकता है एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आज मैं आपको कौन सा लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद और कौन सा लेवल तक वो टारगेट हो सकते हैं वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ एजुकेशन पर्पस में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में आप लास्ट तक देखिए क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी टिप्स और कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस वीडियो में कौन सा कंपनी है। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहां पे मैं सबसे पहले अपडेट देता हूँ और कोई भी स्टॉक के बारे में कोई भी अगर अपडेट्स आए तो मैं सबसे पहले वहां पे आपको नोटिफिकेशन जरूर शेयर करता हूँ। तो जाकर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है एस्ट्रॉल। आप सभी जानते हैं एस्ट्रॉल पाइप इंडस्ट्रीज में एक पॉपुलर नाम बना चुके हैं। अगर मैं कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ तो प्लास्टिक मतलब पीवीसी प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्रीज में एस्ट्रॉल का नाम नंबर 1 में था। आज एस्ट्रॉल का नाम सेकंड पोजीशन में आ चुका है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज नंबर 1 हो चुके हैं। देखिए दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर उतना ज्यादा नहीं है। एस्ट्रल का मार्केट कैप 49,000 करोड़ और सुप्रीम का मार्केट कैप 52,000 करोड़। तो दोनों में हमेशा टक्कर चलते रहते हैं। कभी एस्ट्रल नंबर 1 हो जाते हैं, कभी सुप्रीम नंबर 1 हो जाते हैं। इस तरीके से चेंजिंग होता रहता है। तो नंबर 1 नंबर 2 से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये देखना है कि दोनों में कितना पोटेंशियल है। अगर यही चीज को मैं देखूं तो एस्ट्रल में वीकनेस क्यों हो रहा है उससे सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि एस्ट्रल का जो पी रेशियो है बहुत हाई है। कितना हाई है मैं आपको बता दूं कि कंपनी का पी रेशियो आज पीक लेवल में है और कंपनी का एक बार पी रेशियो कहां तक चला गया था 134 के आसपास। 134 से गिरकर हो चुके हैं आज 103 के आसपास। तो 103 के आसपास हो चुके हैं। इसका मतलब आपको लग रहा है कि कम हुआ, बिल्कुल नहीं। इसका एवरेज पी रेशियो कितना है 5 साल में 82। इसका मतलब कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। इस ओवर वैल्यूड कंपनी आज नहीं तो कल उसका करेक्शन जरूर होगा क्योंकि इतने हाई पी रेशियो के ऊपर निवेश करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि देखिए 1 रुपया कमाने के लिए क्या आपको 100 रुपये देना ठीक होगा? मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। हाँ, कंपनी अगर बेस्ट है तो लोग दे सकते हैं क्योंकि Naukri.com इतने बड़े पी रेशियो चला गया था, 3,000 के आसपास पी रेशियो चला गया था। सोचिए इतना बड़ा पी रेशियो के ऊपर भी लोग खरीदने के लिए तैयार हो रहे थे। तो कहने का बात है कंपनी में सिर्फ पी रेशियो हाई है, बाकी सब कुछ ठीक है। आरओसी आ रही है, ठीक है, इनकम भी अच्छा है और डेप्थ भी एकदम ना के बराबर है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। डेटोस डे के बारे में बात करूँ तो 25 डेज लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने में। हाँ, इस पॉइंट को जरूर आप नोटिस करना। इस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए डेटोस डे का मतलब क्या है, मान के चलिए कंपनी जो प्रोडक्शन कर रहा है उस प्रोडक्शन करने के टाइम कितना लग रहा है। प्रोडक्शन करने में जो इन्वेंटरी डे है उसमें टाइम लग रहा है 91 डेज और वो प्रोडक्शन होने के बाद जो माल कस्टमर को बेच रहा है, बेचने के बाद कंपनी के हाथ में जो पैसा आ रहा है कितने टाइम लग रहा है 25 डेज। अच्छी बात है, प्रोडक्शन का टाइम भी कम हो गया और कंपनी को बेचने के बाद हाथ में पैसा आने का टाइम भी कम हो गया। ये दोनों पॉइंट प्लस है। और एक पॉइंट कंपनी के ऊपर जरूर देखना चाहिए वो है डेज पेबल। अभी डेज पेबल क्या है? देखिए पहले 150 दिन था, अभी बन चुके हैं 83 डेज। इसका मतलब डेज पेबल का मतलब होते हैं मान के चलिए कंपनी जिससे रॉ मटेरियल्स खरीद के लेके आया है उसको पैसा देना है क्योंकि उससे तो उधारी लेके रखे हैं तो उसको पैसा पेमेंट करना है। तो कितने दिनों में वो पैसा वो पेमेंट कर रहा है? तो देखा जाए तो 85 डेज में कंपनी खुद के पैसा पेमेंट कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी जो कैश साइकिल्स है उसको सिर्फ 33 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो इसका मतलब खुद का रॉ मटेरियल्स खरीदारी करना, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करना, उसके बाद सेल करना, उसके बाद पैसा फिर से वापस लेके आना। तो ये जो साइकिल्स है इस साइकिल्स को मेंटेन करने में कंपनी को 33 डेज लग रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अच्छी तरीके से और कम टाइम के अंदर मार्केट से पैसा उठा पा रहा है और उस पैसे को फिर से री इन्वेस्ट कर पा रहे हैं बिजनेस के ऊपर। तो इस कंपनी की खासियत इसी बात से देखने को मिलता है। और रही बात एज ए इन्वेस्टर के, देखिए प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखे हैं, किसी ने भी माल नहीं बेचा, सारे सारे व्यक्ति ने माल को खरीद के रखे हैं। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेस्ट पॉइंट है, एक बेस्ट प्लस पॉइंट है। और बेस्ट प्लस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर यही चीज को मैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखूं
तो पिछले साल में जो सेल्स हुआ था, इस बार सेल्स थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उसके बाद कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 96 और इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है 119 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात कहूंगा, कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ कंटिन्यू कंपनी मेंटेन्स कर रहा है। और कितना कंटिन्यू मेंटेन हो रहा है वो आपको दिखेगा यहाँ पे। देखिए, लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये चारों मंथ में म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, कंटिन्यूसली बाय किया। और सिर्फ अगस्त मंथ में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा स्टेक बेचा गया। अभी इतना स्टेक क्यों बेचा गया, उसके पीछे कारण समझिए। अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो देखिए, कौन सा मंथ में माल बेचा गया। देखिए, अगस्त मंथ से ही माल बेचना स्टार्ट हो गया। तो इस जगह से ही माल बेचना स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखिए शेयर में करेक्शन हुआ। तो मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया था, एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, वो क्या है, कफ विथ हैंडल पैटर्न्स। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स तो बना। उसके बाद देखिए ब्रेकआउट तो हुआ। इस यहाँ पे जो मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके दिया, इसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन आज तक मुझे नहीं मिला। जब इसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हो तो मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लूंगा। क्योंकि देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ, ब्रेकआउट तो हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। तो मैं तब तक वेट करूंगा। तो मेरे हिसाब से और एक बार वो इस तरीके से हैंडल क्रिएट करेगा। तो जब मल्टी हैंडल क्रिएट होते हैं तो हायर पॉसिबिलिटी है उस कंपनी जब ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा सा टारगेट वो इजीली अचीव करेगा। अगर ये टारगेट बनता है तो 33% के आसपास टारगेट बनेगा। तो एक बड़ा सा टारगेट बन सकते हैं। तो इसके लिए इंतजार करना, जब ब्रेकआउट होगा तब मैं वीडियो बनाकर आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। रही बात नेक्स्ट कंपनी की, उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक। देखिए, इंडिया में बहुत सारे इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाला कंपनी है। अगर दिखा दूं तो इंडिया में टॉप 3 कंपनीज में इस कंपनी का नाम देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा अगर बसेस बनाने के कंपनीज है, उनमें से इस कंपनी का नाम टॉप 3 में देखने को मिलता है। आप सभी जानते हैं अशोक लेलैंड, ये भी इलेक्ट्रिक बसेस बनाते हैं। टाटा मोटर्स भी इलेक्ट्रिक बसेस बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। ओलेक्ट्रा गिनटेक, इसके जितने सारे बसेस हैं सारे के सारे इलेक्ट्रिक बसेस हैं। तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट में आपके साथ पेश किया था कि इंडिया में अभी तक 3 से 3.5% ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां मार्केट में देखने को मिलता है। इनमें से आप ये मत सोच लेना कि 3.5% ही टोटली इलेक्ट्रिक बसेस है। सारे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, चाहे वो स्कूटर हो सकते हैं, चाहे वो फोर व्हीलर हो सकते हैं, चाहे वो हैवी व्हीकल्स हो सकते हैं, सारी गाड़ियों को मिलाकर टोटली 3.5 से 3.5% का टोटल ऑफ इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ी चलते हैं। उनमें से चाइना में 39% के आसपास इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा डिफरेंस है। और वर्ल्ड के सबसे पॉपुलेशन कंट्री होने के नाते आज इंडिया वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कंट्री है। और इंडिया का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया के यूथ का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। तो जब यूथ के हाथ में पैसा आएगा, वो सबसे पहले गाड़ी खरीदने के लिए सोचते हैं और घर बनाने के लिए सोचते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ होने का बहुत चांसेस है। तो आप कहेंगे सर यूथ क्या बस बस खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये बात तो हर कोई जानते हैं। यूथ बस नहीं खरीदारी करेंगे। जब कोई कंट्रीज का ग्रोथ होगा तो उस कंट्रीज में हमेशा डेवलप करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन को कम्पीट करने के लिए बसेस का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इलेक्ट्रिक इंटेक बसेस बनाते हैं, तो इसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। आज आपको 9 ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का मार्केट कैप एक लार्ज कैप टाइप, मतलब लार्ज कैप टाइप बनने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। ऐसे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी में दम है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 370 के आसपास, और वहां से गिरकर आज पी रेशियो बन चुके 150 के आसपास। तो क्या पी रेशियो हाई है? हाँ, मेरे हिसाब से देखिए अभी भी पी रेशियो हाई है, क्योंकि एवरेज पी रेशियो 130 है और कंपनी के पी रेशियो चल रहा है 150। तो हाई वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी की ट्रेड कर रहा है। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन होने का चांसेस भी है। फिर भी कंपनी करेक्शन होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ग्रोथ हुआ, उसके बाद एक जगह पे होल्ड किया, उसके बाद फिर से वो अप ट्रेंड में जा रहा है। अभी देखना है कंपनी क्या करने वाला है। और मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया, वो कहाँ पे लिया मैंने आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को कंटिन्यू जरूर करिए। देखिए, कंपनी में कुछ पॉजिटिव बातें हैं। क्या है, कंपनी अच्छा खासा गुड क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करते हैं। और 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 49% के आसपास ग्रोथ हुआ। कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो था वो 239 डेज थे, और आज वो बन चुके 147। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल डेज जितना कम होगा उतना ही ग्रोथ कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। तो जो 240 दिन लग रहा था, 39 दिन लग रहा था, अभी 147 डेज, मतलब 150 दिन के अंदर अंदर कंपनी कंप्लीट कर रहा है। हाँ, कुछ नेगेटिविटी बात भी है
क्योंकि कंपनी का बुक वैल्यू 11 टाइम्स मतलब 11 गुना ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू के ऊपर। तो ये ज्यादा से ज्यादा कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। और कंपनी की जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है उसके 3 साल में थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला। और कंपनी का हाई जो डेट ऑफ स्टे है वो 211 दिन। इसका मतलब कंपनी जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसमें 211 दिन लग रहा है हाथ में पैसा आने के लिए। तो ये एक लेंदी टाइम है क्योंकि कंपनी बस भी बनाते हैं तो उसके लिए टाइम तो लगती है। तो उस हिसाब से कस्टमर से पैसा उठाना भी टाइम लग रहा है। और कंपनी का देखिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स हाई हो रहा है। और प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है वो 11% होल्डिंग्स को बेचा गया। अब यही चीज को मैं एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए 59% का होल्डिंग था, आज 50% का होल्डिंग है। कोई बात नहीं, एफआईसी ने देखिए खुद का होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं और पब्लिक के पास बाकी होल्डिंग्स है। डीएस के पास ना के बराबर होल्डिंग्स देखने को मिला है। तो फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा धमाका रिटर्न भी दिया, शानदार रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी में उतना खासियत नहीं है। बाकी देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा धमाका जैसे है। और कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दी है। और रही बात इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली देखिए इसके ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली बाय करते जा रहे हैं। तो कंटिन्यूसली जब म्यूचुअल फंड बाय कर रहा है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिविटी तो बन सकता है। तो कितना बनेगा वो तो आपको बाद ही दिखेगा। तो जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना है तो उस हिसाब से देखा है तो एक ब्रेकआउट हुआ था और मैंने आपको बताया था यहाँ पे बाई किया। और यहाँ पे मैंने एग्जिट भी कर दिया क्योंकि मैं फोमो बाइंग में पड़ चुके थे और थोड़ा सा रिक्स लेकर यहाँ पे छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया था। और देखिए मैंने आपको ये भी बताया कि कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ हो रहा है, एक रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस कर रहा है। जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंटी लूंगा। तो इस लेवल के ऊपर एंटी था और मतलब एंटी अभी भी है। और मेरा टारगेट है यहाँ तक, अगर यहाँ तक टारगेट मिले तो भी 25% का टारगेट मिल सकता है। तो आपको शायद देखने को मिला है इतना छोटा टारगेट कितना मिल सकता है। इतना छोटा टारगेट ही 25% आपको टारगेट दे सकते हैं। ध्यान से इस चीज को देखना। यहाँ पे मार्केट गिर रहा है तो फिर भी देखिए इस शेयर में उतना ज्यादा करेक्शन नहीं है, एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है वो टारगेट को जरूर अचीव कर सकते हैं। फिर भी देखिए कोई भी 100% गारंटी नहीं होता, ऐसे करेक्शन भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं। इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, उस स्टॉप लॉस को लेकर मैं चल रहा हूँ और छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया हूँ क्योंकि इस तरीके से ट्रेड में ज्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं करता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए इस कंपनी इंडिया के नंबर 1 ऑटो इंसिलरीज कंपनी है और पिछले दिनों में आपको बताया था 1997 से कंपनी बोनस देना स्टार्ट किया और कंटिन्यूसली 1-2 साल के बाद ही कंपनी बोनस कंटिन्यूसली देता रहते हैं। हर साल में कंपनी हर 2 शेयर में 1 शेयर के बोनस मतलब देते आए हैं। हर साल में नहीं, हर 1-2 साल में कंपनी इस तरह से बोनस दिया। और इसी बोनस देने के चक्कर में कंपनी का प्राइस कभी भी 100 से 200 रुपए के ऊपर नहीं गया। तो कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला था और कंपनी आ गया था 60 रुपीज के आसपास। वहां से देखिए 104 तक जर्नी किया। और इस जर्नी इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होने के कारण यही है कि ऑटो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट का डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है। क्योंकि मार्केट में ऑटो गाड़ियों के प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ रहा है। तो जब गाड़ी का डिमांड बढ़ेगा तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा ऑटो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। क्योंकि ऑटो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट डिमांड का बढ़ने का पीछे यही कारण है कि गाड़ी ज्यादा बनाया जाएगा तो उसके लिए ऑटो कंपोनेंट्स का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए इंडिया के नंबर 1 ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है मदरसन सुमी। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस रखा हूँ, बहुत पहले से ही मेरा इस कंपनी के ऊपर निवेश है। और जब जब करेक्शन होता है तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली जरूर मतलब बाई करता रहता हूँ। इस कंपनी के लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो एक कंपनी 1,20,000% के आसपास रिटर्न दिया। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेके देखिए नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर जाएगा। तो सोचिए अभी जो करंट प्राइस है वहां से कंपनी अगर टॉप तक गए तो 160 तक उसको जाना पड़ेगा। तो करंट प्राइस से अगर टॉप तक मैं देखूं तो अच्छा खासा एक रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए मैं जरूर सोचता हूँ। और जब जब कोई ट्रेड बनता है तो मैं वो ट्रेड को एज ए स्विंग ट्रेडिंग से मतलब स्विंग ट्रेडिंग्स के हिसाब से भी ट्रेड कर लेता हूँ। तो इस कंपनी के खासियत के बारे में एक ही चीज कहूंगा, कंपनी में दम भी है और पोटेंशियल भी है। और इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी के अच्छा खासा ग्रोथ होने के बाद भी कंपनी देखिए यहाँ पे जीरो डेप्थ लेके बैठे हुए हैं, कोई भी डेप्थ नहीं है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। और एनुअल इनकम शायद आपको उतना ज्यादा ना दिखे, सॉरी मैंने गलत मतलब कंपनी के बारे में देखा। देखिए कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा है और कंपनी की एनुअल इनकम बहुत शानदार है और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो मेरे हिसाब से जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ वो कंपनी का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, हाई है। क्योंकि जब ऑटो सेक्टर का ग्रोथ होगा इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं यही चीज को क्वार्टरली दिखा दूं, देखिए कंपनी हर साल में खुद को मतलब लास्ट को जून कर क्वार्टर्स का डेटा दिखा दूं तो देखिए कंटिन्यूसली खुद का जो सेल्स है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और सेल्स बढ़ने के कारण कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ा है।
और एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट भी ज्यादा आया। देखिए लास्ट कुछ फ्यू जुलाई मंथ के डेटा दिखा दूं तो देखिए 444 से 182 बना, उसके बाद 648 बना। तो हायर पोटेंशियल है, इस तरीके से ग्रोथ करते रहेंगे तो अच्छा खासा एक रिटर्न भी आपको कंपनी जनरेट करके देंगे। तो 10 साल में 15% का रिटर्न दिया, 5 साल में कुछ खास नहीं, बाकी 3 साल और 1 साल में एवरेज रिटर्न कंपनी आपको दिया है 15 से 20% के आसपास। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, लास्ट कुछ डेज में, लास्ट कुछ मंथ्स में म्यूचुअल फंड ने सेल ऑफ किए थे, उसके बाद फिर से बाय करना स्टार्ट कर दिया। अभी बाय क्यों किया उसके बारे में बात कर। देखिए मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन करके दिया था और वो ट्रेड कुछ इस तरीके से थे। यहाँ पे कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, तो कप विद हैंडल पैटर्न बना और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट किस कैंडल के ऊपर हुआ? इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और मैं इंतजार कर रहा हूँ इस कैंडल के ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग दे तो यहाँ पे जरूर एंट्री लूंगा। और मेरा जो टारगेट होगा वो टारगेट बनेगा 36% के आसपास। ऑलमोस्ट जो टारगेट बनेगा वो 133 रुपीज के आसपास, और वही टारगेट इसका प्रीवियस लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो लाइफ टाइम हाई के अंदर अगर कोई भी एंट्री बने तो वो एंट्री लेवल एक बेस्ट माना जाता है, उस एंट्री लेवल को वो इजीली टारगेट के हिसाब से अचीव कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकते हैं। तो इंतजार करना, जब ब्रेकआउट होगा तब मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दे दूंगा और आपको एक वीडियो बना के भी शेयर करूंगा। तो आपकी राय क्या है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है श्रद्धा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो श्रद्धा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ट्रेडिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर शानदार एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिला और इसीलिए शायद कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया। और वो भी क्या है? स्प्लिट का। कंपनी मतलब 26 तारीख को कंपनी स्प्लिट देने वाला है। और वो भी कितना, इसका 10 वैल्यू का फेस मतलब 10 का फेस वैल्यू 5 रुपए करने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 2 शेयर स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।